Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थमार्क के इस नए इकोनॉमिक्स लेक्चर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है मनी कॉस्ट, जिसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। मनी कॉस्ट वो सारी एक्सपेंसेस आती है जो फर्म डायरेक्टली पैसा खर्च करती है इनपुट्स को यूज़ करने में, जैसे कि वेजेस दिए गए लेबर्स को, रेंट दिया गया, रॉ मटेरियल पे पैसा खर्चा हुआ, मशीनरी पे पैसा खर्च हुआ, वो सारे एक्सपेंसेस जो एक्चुअली पे कर रही है फर्म मॉनिटरी टर्म्स में, वो आपका कहलाता है मनी कॉस्ट। इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि ये सारे कॉस्ट आपके रिकॉर्ड बुक में, अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा आपका है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट से। इसके अंदर दो चीज़ें आती है। पहला आपका डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। दूसरा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही जो अभी आपने देखा मनी कॉस्ट जिसको बोला जाता है, वो सारा पैसा जो डायरेक्टली एक्सपेंड किया जा रहा है फर्म के द्वारा इनपुट को यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वेज, रेंट, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें। अगला इसका पार्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब भी एंटरप्रेन्योर या फर्म ओनर अपनी खुद की रिसोर्सेज यूज़ करता है बिजनेस के अंदर, उसका कॉस्ट जो होता है उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेसमैन अपनी खुद की बिल्डिंग यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसका कॉस्ट जो हुआ वो आपका हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। वही दूसरी तरफ अगर अपना जो बिजनेसमैन है वो खुद काम कर रहा है अपनी कंपनी में, अपने फर्म में, लेकिन कोई सैलरी विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो वो भी इसमें आ गया इम्प्लिसिट कॉस्ट में। तो बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट हुआ जिसके अंदर तो खुद के रिसोर्सेज होते हैं ओनर के, वो लगाता है बिजनेस के अंदर, और उसका जो कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये आपके अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि बेसिकली इसमें आपका कॉस्ट एक्चुअली मॉनिटरी टर्म्स में पे आउट नहीं किया जा रहा। बिजनेसमैन ने अपनी खुद की बिल्डिंग लगाई, अगर वो बिल्डिंग को यूज़ ना करता अपने बिजनेस के अंदर, कहीं और यूज़ करता, तो उसका वो कॉस्ट बियर कर रहा है, वो कहीं और यूज़ ना करके अपने बिजनेस में लगा रहा है। वही सेम अगर बिजनेसमैन अपना समय दे रहा है बिजनेस के अंदर, कोई सैलरी विड्रॉ नहीं कर रहा, वो भी उसके लिए कॉस्ट है। अगर कहीं और काम करता है इस बदले, तो उसको वहाँ से पैसा मिलता है सैलरी के रूप में, लेकिन वो वहाँ काम ना करके अपने बिजनेस में काम कर रहा है, और उस जो सैलरी विड्रॉ ना करने की वजह से जो कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है वो आपका सारा हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड इसका नहीं रखा जाता। अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड उसी कॉस्ट का रखा जाता है जो एक्चुअली मॉनिटरी टर्म से पे आउट किया जा रहा है। तीसरा आपका है नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट का ही पार्ट होता है। इसका मतलब हो गया मिनिमम प्रॉफिट जो चाहिए किसी बिजनेस चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज़ कंसिडर एज ए कॉस्ट। इसको कॉस्ट के रूप में देखा जाता है। क्यों? कि बिना इसके एंटरप्रेन्योर बिजनेस रन नहीं करता। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के दो पार्ट्स है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाता है। तो कभी कभार एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज अ टाइप ऑफ विच कॉस्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा कॉस्ट है, इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, ऐसा कुछ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अगला आपका है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी कोई एक एक्टिविटी है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो उसके वजह से जो आपने दूसरा जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था एक्टिविटी के एक्शन का, आपने उसको फॉरवर्ड किया, तो वो जो वैल्यू एसोसिएटेड थी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से जो आपने छोड़ दी है, उसकी वैल्यू को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इट सेक्रीफाइस व्हेन मेकिंग अ चॉइस। एक एग्जांपल के तौर पे, फर्म ने मनी इन्वेस्ट किया फैक्ट्री के अंदर, वो मनी वो किसी शॉप को परचेस करने का भी लगा सकता था। तो यहाँ पे आपने एक्टिविटी क्या परफॉर्म की, आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, आपने पैसा इन्वेस्ट किया फैक्ट्री के अंदर, जिसका अल्टरनेटिव यूज था कि आप उस पैसे को रिटेल शॉप में भी लगा सकते थे। ठीक है, तो इस केस में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया फैक्ट्री के अंदर, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकला? द वैल्यू द प्रॉफिट एसोसिएटेड विद द रिटेल शॉप। जो पैसा अगर आप रिटेल शॉप पे लगाते हो, उससे जो प्रॉफिट या वैल्यू आपको जनरेट होती, वो आपने फोरगन की। तो इस केस में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया जो पैसा आप लगाया फैक्ट्री के अंदर। द फोरगन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो आपने छोड़ दिया, जो आपको रिटेल शॉप से मिल सकता था, तो ये आपको हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आपका है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट रेफर्स टू सैक्रिफाइस मेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स सच एज लेबर एफर्ट, मेंटल स्ट्रेस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लैंड। रियल कॉस्ट आपका वो कॉस्ट हो गया जो सब्जेक्टिव नेचर का होता है। इट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो ऑनर्स है, जैसे लेबर है, लेबर काम कर रहा है, उसको लेबर एफर्ट जा रहा है, उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव है, वो उसको भी कॉस्ट की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, जिसको हम रियल कॉस्ट बोलते हैं।
इट इंक्लूड्स पेन, एफर्ट, डिस्कम्फर्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स। जो पेन, जो एफर्ट लग रहा है, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है प्रोडक्शन के दौरान, फैक्टर प्रोडक्शन को, वो सारा आपका रियल कॉस्ट होता है। रियल कॉस्ट आपका सब्जेक्टिव होता है नेचर में, इसको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसी के लिए इसको बिजनेस डिसीजन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। कोई भी डिसीजन लिया जाता है बिजनेस रिलेटेड तो उसके अंदर रियल कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते। अगला आपका है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। जब भी किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें तो कॉस्ट लग रही है, तो मॉनिटरी टर्म्स में जा रहा है, और प्लस आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है किसी प्रोडक्शन का, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट हुआ प्रोडक्शन का, जो फर्म बियर कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन जब जो कोई प्रोडक्शन होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है थर्ड पार्टी के ऊपर, जो पार्टी उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री है, किसी नदी के आसपास फैक्ट्री केमिकल कुछ काम करती है, तो जो उसको पैसा स्पेंड कर रही है प्रोडक्शन के अंदर, केमिकल प्रोडक्शन के अंदर, वो उसका प्राइवेट कॉस्ट हुआ फैक्ट्री का। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है सोसाइटी पे, इन्वायरमेंट पे, वो उसको अकाउंटेड या कंसिडर नहीं करती फर्म। तो जब उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन का थर्ड पार्टी पे या सोसाइटी के ऊपर, नेचर के ऊपर, जब हम कंसिडर करते हैं उसको, तो हमारा आता है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट आपका क्या हुआ? वो कॉस्ट जो एक्चुअल बियर किया जा रहा है फर्म के द्वारा प्रोडक्शन के अंदर। तो प्रोडक्शन हो रहा है तो थर्ड पार्टी इंपैक्ट पड़ रहा है जो कंसिडर नहीं कर रही फर्म। जो थर्ड पार्टी जैसे सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन का थ्रू पॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं, जो थर्ड पार्टी पे पड़ रहा है। तो सोशल कॉस्ट क्या हो गया यहाँ पे? प्राइवेट कॉस्ट जो फर्म बियर कर रही है, प्लस आपका एक्सटर्नल कॉस्ट जो थर्ड पार्टी पे लग रहा है, वो आपका हो गया सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट समेशन ऑफ प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट जो होती है वो फर्म द्वारा पेड नहीं की जाती, बट सोसाइटी द्वारा वो भुगतना पड़ता है इस कॉस्ट को, जैसे कि एयर वाटर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो फर्म का जो डिसीजन होता है ना रिगार्डिंग प्रोडक्शन का, वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर रेदर देन रियल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। वो सोशल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करती कोई फर्म प्रोडक्शन पर्पज से, वही दूसरी तरफ रियल कॉस्ट को भी कंसिडर नहीं करती अपने डिसीजन मेकिंग में, कोई फर्म नहीं करती। नेक्स्ट आपका है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी पे हो चुकी है और वो रिकवर नहीं की जा सकती। संक कॉस्ट आर एक्सपेंसिव डेट हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी है, पे कर दी गई है, बट वो रिकवर नहीं की जा सकती। संक कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग में कोई भी योगदान नहीं होता। संक कॉस्ट के एग्जांपल क्या हो गए? पहला एग्जांपल है स्पेशलाइज्ड मशीनरी। कोई ऐसी मशीनरी बाय कर ली गई जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड मशीनरी बाय कर ली, तो उस मशीनरी को बाय करने में जो क्या पैसा खर्च हुआ वो आपका हो गया संक कॉस्ट हो गया, क्योंकि वो मशीनरी आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसका कोई अल्टरनेटिव या रीसेल वैल्यू नहीं है। तो इस ऐसे एक्सपेंसेस का फर्म का डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें कोई रोल नहीं होता। ऐसा सेम एग्जाम्पल्स का और है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। जो पैसा खर्च किया गया एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वो भी आपका सम कॉस्ट का एग्जाम्पल है। एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा खर्च किया गया उसका भी कोई रोल नहीं होता प्रोडक्ट फर्म का डिसीजन मेकिंग में, और वो रिकवर नहीं किया जा सकता ऐसा पैसा। एक बार पैसा खर्च कर दिया, उसका रिजल्ट चाहे जो मर्जी हो, आप रिकवर नहीं कर सकते, और उसका कोई प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता। तो ये था आपके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट कॉस्ट के, जिसमें आपने पढ़ा मनी कॉस्ट, जिसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। देन आपने पढ़ा इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होता है। फिर आपने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा आपने। देन उसके बाद आपने देखा रियल कॉस्ट क्या होता है। देन आपने देखा कि प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट क्या होता है। एट लास्ट आपने पढ़ा सम कॉस्ट। तो ये बेसिक कुछ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, इनमें कभी कभार एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना होगा डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर, कितना प्रोडक्शन होगा उसका कॉस्ट उसी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी होता है प्रोडक्शन, वो भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे आपने चीज़ नोटिस की है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा वो डिपेंड करता है लेवल प्रोडक्शन पे, और कितना प्रोडक्शन होगा वो डिपेंड करता है आपका इनपुट्स के ऊपर, दैट इज लेबर एंड कैपिटल एंड सो ऑन। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप होता है, वो थ्योरी ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन करती है। आउटपुट बढ़ेगा आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। और आउटपुट में चेंजेस आएंगे थ्रू चेंजेस इन यूजेस ऑफ रिसोर्सेज और इनपुट्स। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट शो करता है कि कॉस्ट कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है वैसे वैसे आपका कॉस्ट चेंज हो रहा है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है। सिंस प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इनपुट्स लाइक लेबर एंड कैपिटल, सो कॉस्ट थ्योरी इज क्लोजली लिंक टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हमने देखा थ्योरी ऑफ कॉस्ट में
कि कॉस्ट थ्योरी है वो डिपेंड करती है या पूरी पूरी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, कि कॉस्ट डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। तो जैसे प्रोडक्शन होगा बढ़ेगा वैसा कॉस्ट भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट में किस तरह से चेंज आ रहा है, क्या बिहेवियर है कॉस्ट का, वो हम स्टडी करते हैं कॉस्ट थ्योरी के अंडर। कॉस्ट कंडीशन को बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन होती है जिसमें कॉस्ट थ्योरी स्टडी की जाती है। पहला आपका शॉर्ट रन, दूसरा आपका लॉन्ग रन। जैसे को पता है कि शॉर्ट रन के केस में आपके कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब वो फैक्टर्स आपके शॉर्ट रन के केस में चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल आपका फिक्स फैक्टर है शॉर्ट रन केस में, लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है शॉर्ट रन केस में। तो शॉर्ट रन केस में आपको प्रोडक्शन में जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंज आएंगे थ्रू चेंज इन लेबर यूजेस, क्योंकि आप प्रोडक्शन शॉर्ट रन केस में आप फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक थ्योरी है शॉर्ट रन कॉस्ट थ्योरी होती है, दूसरी आपकी होती है लॉन्ग रन कॉस्ट, जिसके अंदर लॉन्ग रन केस में आपको सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन होते हैं वो आपको वेरिएबल होते हैं, मींस वो सारे चेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट को स्टडी करते हैं दो पीरियड टाइम पीरियड में, पहले शॉर्ट रन में, दूसरा आपका लॉन्ग रन के केस में। अब थ्योरी ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपकी दो तरह की जाती है, एक आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी है, दूसरा आपका मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी है। आज के लेक्चर में कवर करेंगे ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी। जैसा कि आपने देखा कि कॉस्ट को हम दो टाइम पीरियड में कंसिडर करते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के अंदर आपको दो टाइम पीरियड देखने को मिलेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट थ्योरी एंड लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरीज। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता है कॉस्ट आपका डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। तो अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी, शॉर्ट रन कॉस्ट थ्योरी डिपेंड करती है शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, एंड लॉन्ग रन थ्योरी ऑफ कॉस्ट डिपेंड करती है लॉन्ग रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को हम डिपेंड करता है लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वही दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन थ्योरी है वो डिपेंड करती है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो इससे बात साबित होती है डायरेक्टली कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी डिपेंड करता है लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसके ऊपर आपका इनडायरेक्टली कॉस्ट शॉर्ट रन कॉस्ट थ्योरी डिपेंड करता है। उसी प्रकार आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन थ्योरी जो है वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के ऊपर। सो तो लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी जो है वो आपका डिपेंड करेगा इनडायरेक्टली लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के ऊपर। और मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी है उसने नया अप्रोच दिया है कॉस्ट को देखने का, वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर पूरा ध्यान हमारा रहेगा ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के ऊपर। ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट एंड कॉन्सेप्ट है थ्योरी कॉस्ट के, उसका भी वो देख लेते हैं। शॉर्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, जैसे को पता है आपको शॉर्ट एंड एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर सम कुछ फैक्टर्स होते हैं वो आपके फिक्स रहते हैं, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, कैपिटल, और बाकी फैक्टर्स होते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, वो आपके चेंज हो सकते हैं। तो शॉर्ट एंड पीरियड के केस में जो भी प्रोडक्शन वेरिएबल जो भी प्रोडक्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो चेंजेस आते हैं ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर लाइक्स लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड केस में आपका टोटल कॉस्ट होता है वो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट। शॉर्ट एंड केस में टोटल कॉस्ट सम होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का। टोटल फिक्स कॉस्ट आपका वो कॉस्ट है जो आप फर्म बियर कर रही है ऑन द परचेज ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कैपिटल, मशीनरी, बिल्डिंग्स, इन सब पे पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो आपका फिक्स है शॉर्ट रन के केस के अंदर, उसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। है बेसिकली शॉर्ट रन केस के अंदर आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे कि आपका आउटपुट चेंज होने से आपका टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है थ्रू आउट इन शॉर्ट रन केस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब यूज़ करते हैं उस पर पैसा खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका वेरी करता है जैसे जैसे आप आउटपुट चेंज करते हैं, जैसे आप आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता रहता है। तो बेसिकली टीसी आपका समेशन होगा टीवीसी और टीएफसी का शॉर्ट एंड केस के अंदर। और यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, हम कॉस्ट का ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पर आपका होगा आउटपुट या क्वांटिटी ऑफ गुड जो प्रोड्यूस हो रहा है, वाई एक्सिस पर आपका होगा कॉस्ट मेजर होगा, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स रहता है शॉर्ट एंड केस के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट जो मर्जी आपको कॉस्ट फिक्स रहेगा। तो शॉर्ट एंड केस में आपका टीएफसी जो ग्राफ होता है वो वर्टिकल देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, कॉस्ट में कोई भी चेंज आए आपका फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट है एक लेवल पे। अगला आपका है टीवीसी। टीवीसी आपका वो कॉस्ट है जो वेरिएबल फैक्टर्स और प्रोडक्शन को में यूज किया जा रहा है, लगाया जा रहा है पैसा, वो आपका टीवीसी कहलाता है। टीवीसी आपका डिपेंड करता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका टीवीसी होगा, जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे आपका टीवीसी भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवीसी का आपका इंक्रीजिंग नेचर का है, बढ़ता जा रहा है, जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका टीवीसी भी बढ़ रहा है। एक चीज आपने नोटिस किया आपने, टीवीसी स्टार्ट होता है आपका ओरिजिन से, जीरो से। इट मीन जब आपका प्रोडक्शन जीरो है तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट पे। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी आपका बढ़ रहा है। ये था आपका टीवीसी ग्राफ। अब आपको पता है कि टीसी दैट इज टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन, समेशन ऑफ टीवीसी दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका इस ग्राफ में आपको तीनों चीज प्लॉट की गई है।
ये आपका TFC हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये आपका TVC हो गया, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, कुछ इस तरह से। और TCA का सम होता है TVC और TFC का। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जब आपका Q जीरो है, आउटपुट जीरो है, उस केस में आपका TVC जीरो है, TVC जीरो है, बट आपका TVC यहाँ पे कुछ अमाउंट है जिसे हम C बार लिख लेते हैं। तो TC यहाँ पे क्या होगा, TVC प्लस में TFC, सिंस TC इज इक्वल जीरो, सो TC इक्वल टू TFC व्हेन क्वांटिटी इज जीरो। जब क्वांटिटी जीरो है उस केस में TC इक्वल टू होता है TVC के, क्योंकि उस केस में TFC के, क्योंकि उस केस में आपका TVC आपका जीरो होता है। तो आप देख सकते हैं जब आपका जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन था, उस केस में TC आपका स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट से जहाँ से आपका TFC स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से। और दोनों के बीच का गैप है TC और TVC का। TC और TVC के बीच का गैप क्या है, TC इक्वल टू TVC प्लस में TFC। तो TC माइनस TVC यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज TFC। तो TC और TVC के बीच का गैप है वो आपका TFC होता है, और TFC आपका हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो गैप है TC और TVC के बीच में, वो हमेशा वो बराबर है हमेशा, और वो इक्वल टू है TFC के। यहाँ से आपने तीन चीज़ें देखी। पहली चीज़ ये कि TVC आपका स्टार्ट होता है ओरिजिन से, इट मीन्स जब आपका प्रोडक्शन जीरो है तो आपका TVC भी जीरो है। TFC आपका फिक्स रहता है थ्रू आउट, चाहे आपका प्रोडक्शन जीरो हो या कुछ भी हो, आपका TFC डाटा फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स रहता है। TC जो होता है एट जीरो लेवल पे इक्वल टू होता है TVC के, TFC के। TC एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सो यहाँ पे देख सकते हैं TC आपका स्टार्ट हो रहा है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है TFC के स्टार्टिंग पॉइंट से। और आपने एक लास्ट यहाँ पे नोटिस की कि जो डिफरेंस है TC और TVC का, वो थ्रू आउट सेम है इन शॉर्ट रन, और वो इक्वल टू है TFC के फिक्स कॉस्ट के। ये था आपका शॉर्ट रन केस में टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अगला आपका आता है एवरेज कॉस्ट। ये आपको तीन टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है ATC, जिसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। ये मेजर करता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं ATC, AC बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ATC इक्वल टू TC डिवाइड बाई Q। TC आपका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी, इट मीन्स टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो ATC इक्वल टू TC आपका होता है TVC प्लस में TFC डिवाइड बाई Q। तो TVC डिवाइड बाई Q प्लस में TFC डिवाइड बाई Q, ये आपका हो गया ATC। तो TVC डिवाइड बाई Q क्या होता है, ये आपका शो करता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम AVC बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ATC क्या आ गया, AVC प्लस में TFC डिवाइड बाई Q क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, AFC। ये हमारा होता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। सो TFC डिवाइड बाई Q क्या आ गया, आपका हो गया AFC। तो बेसिकली ATC क्या होता है, ATC समेशन ऑफ AVC प्लस AFC। AVC स्टैंड्स फॉर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट which measures variable cost per unit, and AFC stands for average fixed cost which stands for fixed cost per unit। ये था आपका एवरेज कॉस्ट। और अगला आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट। वो मेजर करता है चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ व्हेन प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने से आपका टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है TC n माइनस TC n माइनस वन। एन यहाँ पे आपका है लेवल ऑफ आउटपुट। लेट्स से TC of producing 6 unit of output, 6 unit of output is 50. TC of producing, total cost of producing 7 units output is 60. Then marginal cost of producing 7th unit, 6 यूनिट्स बनाने का टोटल कॉस्ट 50 आ रहा है, 7 यूनिट्स बनाने का टोटल कॉस्ट 60 आ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा 7 यूनिट प्रोड्यूस करने का। तो आपने 7 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो आपने एडिशनल कितना कॉस्ट बियर किया, दैट इज डिफरेंस बिटवीन these two, that is 60 minus 50 equal to 10। इट शोज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 10। ये फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला इसका है मार्जिनल कॉस्ट, इट इज चेंज इन TC डिवाइड बाय चेंज इन Q। इसका एक फॉर्मूला और है, सिंस आपका शॉर्ट एंड केस के अंदर आपका TFC आपका कांस्टेंट होता है, फॉर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला और बनता है चेंज इन TVC डिवाइड बाय चेंज इन Q। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला आपने देखे मार्जिनल कॉस्ट के। पहला आपने MC इक्वल टू TC n माइनस वन, वेयर n स्टैंड फॉर लेवल ऑफ आउटपुट। अगला आपने देखा MC इक्वल टू चेंज इन TC डिवाइड बाय चेंज इन Q, एक फॉर्मूला आपने ये देखा। नेक्स्ट आपने देखा MC इक्वल टू चेंज इन TVC डिवाइड बाय चेंज इन Q, सिंस TFC इज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। तो ये आपके फॉर्मूले से TC के, TFC के, TVC के, AC के, AFC और AVC के, और मार्जिनल कॉस्ट के। शॉर्ट एंड केस में अंदर आपको ये सारी चीज़ें 7 चीज़ें देखने को मिलती है शॉर्ट एंड केस के अंदर। अब तक हमने लास्ट स्लाइड में देखा शॉर्ट एंड केस के अंदर 7 तरह के कॉस्ट देखने को मिलते हैं। पहले TC, TFC, TVC, फिर हमने देखा एवरेज कॉस्ट जिसमें था ATC, AFC, AVC, देन आपने देखा मार्जिनल कॉस्ट। आपने 7 तरह के कॉस्ट आपने देखे। और लास्ट स्लाइड में आपने
टोटल कॉस्ट का जो कर्व था दैट टीसी टीएफसी टीवीसी का, आपने वो भी देखा और उसके बीच का रिलेशनशिप आपने देखा। अब इस स्लाइड में देखने वाले हैं एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप। लास्ट क्लास में देखा, लास्ट स्लाइड में देखा आपने देखा कि एटीसी इक्वल टू होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एटीसी के दो कंपोनेंट्स है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले हम बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की। आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है दैट इज टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। सिंस आपका यहाँ पे क्वांटिटी टोटल फिक्स और फिक्स है आपका यहाँ पे, तो एएफसी का जो शेप होता है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। एएफसी का शेप जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, जो डॉटेड लाइन का जो कर्व है ये अलग कर्व, ये आपका एएफसी कर्व है जिसका शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का एक फीचर ये होता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं उन सबका एरिया सेम होता है। ये आपका एएफसी कर्व है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे आपका कॉस्ट है। अब मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का फीचर होता है, प्रॉपर्टी होती है कि इस कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं इसका सारा एरिया सेम होता है। इस कर्व के अंदर कोई भी एक रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया क्या निकल के आएगा, एएफसी इंटू क्वांटिटी। कोई भी रेक्टेंगल लेंगे आप उसका एरिया निकल के आएगा एएफसी इंटू क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो इतना आपका इसका एरिया हो गया, ये लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई इसकी है इतनी, वो आपका एएफसी हो गया। चौड़ाई इसकी है इतनी, ये आपका क्वांटिटी हो गया। तो बेसिकली इसका एरिया क्या होता है, एएफसी इंटू क्वांटिटी, जो इक्वल टू आपका होता है टीएफसी के। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका एएफसी इंटू क्वांटिटी कितना होगा, क्या होगा, वो आपका टीएफसी होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट होगा। तो बेसिकली सिंस आपका टोटल फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स आता है शॉर्ट टर्म केस के अंदर, तो इसके अंदर जो भी रेक्टेंगल बनेगा सबका एरिया आएगा एएफसी इंटू क्वांटिटी, जो आपका टीएफसी निकल के आएगा और वो आपका फिक्स होगा। इस वजह से आपका यहाँ पे जो एएफसी कर्व जो होता है वो उसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम बात करते हैं एबीसी कर्व और एटीसी कर्व के। एबीसी और एटीसी कर्व होता है वो शॉर्ट टर्म केस के अंदर आपका यू शेप होता है। एएफसी कर्व आपका शॉर्ट टर्म केस के अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और एटीसी और एबीसी कर्व जो आपका शॉर्ट टर्म केस में आपका यू शेप होता है। उसका कारण है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे मैंने कुछ से पहले बताया मैंने आपको कि शॉर्ट एंड कॉस्ट थ्योरी जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के अंदर वो लिंक्ड है आपका शॉर्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरी। और शॉर्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरी आपका एक्सप्लेन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, शॉर्ट एंड के केस के अंदर आपका फिक्स फैक्टर जो है वो जैसे कैपिटल वो फिक्स है, और जो प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं शॉर्ट एंड केस के अंदर वो चेंज आ रहे हैं थ्रू चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर। तो शॉर्ट एंड के केस के अंदर प्रोडक्शन में चेंज आ रहे हैं थ्रू चेंज इन लेबर यूजेज। जैसे लेबर चेंज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर वैसे आपको प्रोडक्शन में चेंज देखने को मिल रहा है। और प्रोडक्शन में यहाँ पे 3 स्टेज में बांटा गया है इन शॉर्ट रन अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टेज 1 होता है वो कहता है जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर वैसे वैसे आपका आउटपुट जो बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, अगर आप लेबर बढ़ाते रहेंगे तो आपका आउटपुट बढ़ेगा सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, बट आपका आउटपुट बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से। एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, अगर आप लेबर को बढ़ाते रहेंगे एक ऐसा स्टेज आएगा थर्ड स्टेज जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन बढ़ने की जगह आपका गिरना शुरू होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेज देखने को मिलते हैं। पहला स्टेज आपका देखने को मिलता है प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरे स्टेज में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, एंड तीसरे स्टेज में प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। इस वजह से आपका यहाँ पे यू शेप होता है। इसको हम डिटेल में आगे और ध्यान से पढ़ेंगे, फिलहाल इसका हम शेप के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एटी से एबीसी का आपका यू शेप होता है, आपने ये चीज देखी। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे आप, दोनों आपके यू शेप्ड है, शॉर्ट एंड एटीसी और शॉर्ट एंड एबीसी। तो मिनिमम पॉइंट है एबीसी का वो पहले अटेन हो रहा है और एटीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में अटेन हो रहा है। मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी है वो आपका x1 आउटपुट पर अटेन हो गया, लेकिन जो मिनिमम पॉइंट है एटीसी का वो अटेन हुआ x2 पॉइंट पे, हायर आउटपुट लेवल पे। एक चीज़ आपने चीज़ नोटिस की, इसका पीछे कारण क्या, क्योंकि एएफसी जो होता है वो गिरता रहता है, इसके पीछे कारण है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एटीसी पहले डिक्रीज हुआ ड्यू टू डिक्लाइनिंग एएफसी। एएफसी का थ्रू आउट गिर रहा है। जैसे आपका एटीसी बढ़ना शुरू हुआ then ATC rises as ABC rises faster than ABC fall। अब जैसे ही ATC आपका बढ़ रहा है उसका कारण ये है कि AFC में जो राइज आ रहा है वो ओवर को पावर कर रहा है AFC के फॉल को। ATC आपका यहाँ पे हो गया ABC प्लस AFC, आपका ATC गिर रहा है
इट मीन्स आपका AFC जो है वो थ्रू आउट गिर रहा है, आपका AFC आपका थ्रू आउट गिर रहा है। ATC इक्वल टू ABC प्लस AFC है। इनिशियली आपका ATC गिर रहा है, इट मीन्स आपका जो AFC में का गिरना है वो ओवर पावर कर रहा है ABC चेंज को, इसलिए वजह से आपका ATC इनिशियली गिर रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद ATC ने मिनिमम पॉइंट अटेन किया, उसके बाद ATC ने बढ़ना स्टार्ट किया। ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपका ABC जो बढ़ रहा है वो ओवर पावर कर रहा है AFC के गिरने को, इस वजह से आपका ATC बढ़ रहा है। इवेंचुअली क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होता रहता है ATC और ABC के बीच में, जैसे जैसे आपका AFC जीरो की तरफ पहुंचने लगता है। तो यहाँ पे जब भी ग्राफ बनाएंगे आप ATC, ABC और AFC का एक ही ग्राफ पे, तो ये आपका हो गया AFC, ये आपका हो गया ATC और ये आपका हो गया ABC। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ATC और ABC गैप के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ABC आपका AFC जो है आपका वो जीरो तरफ कन्वर्ज कर रहा है। अब इस पिक्चर में आता है MC, मार्जिनल कॉस्ट जो आपका ATC और ABC कर्व है उसके मिनिमम पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। ये देख सकते हैं, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये कर्व, और ये कर्व आपका मार्जिनल कॉस्ट है। इसने इंटरसेक्ट किया ABC को उसके मिनिमम पॉइंट पे और ATC को उसके मिनिमम पॉइंट पे, तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, दोनों कर्व के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करेंगे आप, जब आपका MC जो है मार्जिनल कॉस्ट और ATC से ABC छोटा है, उस केस में आपका ATC और ABC आपका गिरेगा। जब आपका ये बड़ा है MC ATC ABC से, उस केस में आपका मार्जिनल ABC या ATC आपका बढ़ेगा। और जब इसको इंटरसेक्ट करेगा ATC से ABC कर, तो उस पॉइंट पे वो ATC और आपका ABC आपका मिनिमम होगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर। अब हम स्टार्ट करने वाले ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी, जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोडक्शन के ऊपर। कॉस्ट आपकी दो टाइप की है, दो टाइम पीरियड में स्टडी करते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। सिंस कॉस्ट आपका प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, तो प्रोडक्शन शॉर्ट रन केस में तो प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर, और लॉन्ग रन के केस में प्रोडक्शन डिपेंड करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर। तो शॉर्ट रन के केस में जो आपका कॉस्ट थ्योरी जो है अंडर द ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी, वो इनडायरेक्टली आपका डिपेंड करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर। इन शॉर्ट रन कुछ इनपुट्स आपके फिक्स रहते हैं, जैसे एग्जांपल कुछ इनपुट्स आपके वेरिएबल होते हैं, जैसे कि लेबर। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट का जो वो भी बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्ट का बिहेवियर जो है, कॉस्ट की बढ़ने की रफ्तार जो है डिपेंड करती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो पार्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जो स्टडी करता है प्रोडक्शन थ्योरी इन शॉर्ट रन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बोलता है? इन शॉर्ट रन इनिशियली जैसे जैसे आप लेबर इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से शॉर्ट रन के अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है बट उसका बढ़ने की रफ्तार जो वो स्लो है। वही दूसरी तरफ अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो आपका कॉस्ट का बढ़ने का रफ्तार जो है वो ज़्यादा है। ये बात तय है कि प्रोडक्शन बढ़ाने से आपका कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट का बिहेवियर जो है, कॉस्ट किस तरह से बढ़ रहा है, रफ्तार क्या है कॉस्ट के बढ़ने की, वो हम स्टडी करते हैं कॉस्ट थ्योरी के अंदर। तो शॉर्ट एंड कॉस्ट थ्योरी के अंदर अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो उस केस में आपका कॉस्ट बढ़ेगा, बस कॉस्ट के बढ़ने की रफ्तार क्या होगी, स्लो होगी। वही दूसरी तरफ आपका प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो आपका कॉस्ट बढ़ने की रफ्तार क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब इस ग्राफ में देखते हैं, इस टेबल में देखते हैं कि कॉस्ट कैसे इफेक्टिव है तो चेंज इन टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट कर्व। द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व। जैसे मैंने आपको बताया, अगर टोटल आउटपुट शॉर्ट रन के केस में बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, उस केस में टोटल कॉस्ट जो बढ़ेगा आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अगर टोटल आउटपुट आपका बढ़ रहा है कॉन्स्टेंट रेट से, तो टीसी में जो चेंज आएगा, टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, वो भी कॉन्स्टेंट रेट से वो इंक्रीज होगा। अगर टोटल आउटपुट आपका बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो कॉस्ट बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ पे आपका शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन प्लॉट किया गया है। इस पे एक्स एक्सिस पे लेबर आपका डेट इज वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, वाई एक्सिस पे आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। शॉर्ट एंड केस में अंदर आपका टीपी कर्व जो होता है वो आपका एस शेप्ड होता है, कुछ इस तरह से। ये आपका एस शेप्ड आपका टीपी कर्व है।
और टीपी कर्व आपका डिराइव करता है टीवीसी कर्व इन शॉर्ट रन अंडर ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी। और टीपी कर्व जो प्रोडक्शन कर्व होता है उसका मिरर इमेज आपका होता है कॉस्ट कर्व। तो अगर आपका यहाँ पे टीपी कर्व आपका एस शेप्ड है तो आपका टीवीसी कर्व जो होगा वो आपका इन्वर्टेड एस शेप होगा। ये आपका इन्वर्टेड एस शेप कर्व है। जिस पॉइंट पे आपका, तो ये बात यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन से आपका कॉस्ट डिटरमाइन हो रहा है। तो कॉस्ट कर्व आपका एस शेप्ड है शॉर्ट एंड केस के अंदर, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इन्वर्टेड एस शेप होगा। तो कॉस्ट कर्व आपका प्रोडक्शन कर्व का मिरर इमेज होता है शॉर्ट एंड कॉस्ट थ्योरी के अंदर अंडर ट्रेडिशनल कॉस्ट ऑफ थ्योरी। और ये आपका रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, टीपी और टीसी के बीच। अब हम बात करते हैं एसी और एमसी का बिहेवियर कैसा होता है शॉर्ट एंड केस के अंदर। एमसी क्या है? एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एसी क्या है? एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे मैंने अभी लास्ट लाइन बताया आपको कि प्रोडक्शन कर्व जो होता है उसका मिरर इमेज होता है कॉस्ट कर्व इन शॉर्ट रन अंडर ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। सिंस आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व आपका एस शेप है तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या होगा? वो इन्वर्टेड एस शेप होगा। वही दूसरी तरफ अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व या एपी कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो आपका इन्वर्टेड यू शेप होता है तो आपका एमसी और एवीसी कर्व क्या होगा? वो यू शेप होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली बात तो ये, टीपी कर्व आपका ड्राइव करेगा टीवीसी कर्व, एमपी कर्व आपका ड्राइव करेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन के अंदर, और एपी कर्व एवरेज प्रोडक्ट का ड्राइव करेगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन केस के अंदर। जो शेप टीपी का होगा उसका इन्वर्टेड शेप टीवीसी का होगा, मिरर इमेज शेप होगा। जो शेप एमपी का होगा उसका मिरर इमेज शेप होगा एमसी का। जो शेप एपी का होगा उसका मिरर इमेज शेप होगा एवीसी का। तो एमपी और एपी आपका इन्वर्टेड यू शेप होता है तो आपका एवीसी और एमसी क्या होगा? वो आपका यू शेप्ड होगा। जिस पॉइंट पे एमपी इंटरसेक्ट करेगा एपी को, एमपी इंटरसेक्ट करता है एपी के मैक्सिमम पॉइंट पे, सो उस वजह से आपका एमसी जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एवीसी को इंटरसेक्ट करेगा उसके मिनिमम पॉइंट पे। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट सी पे आपका एमपी इंटरसेक्ट कर रहा है एपी के मैक्सिमम पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे आपका पॉइंट सी पे ही कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्वांटिटी जो है जो एमसी है वो एवीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है इसके मिनिमम पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे आपका एमपी मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे आपका एमसी मिनिमम होगा। यह पॉइंट का मतलब है उस आउटपुट लेवल के ऊपर। सिंस यहाँ पे वो क्वांटिटी है आपका वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन के केस में, तो इस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एमपी मैक्सिमम है, तो इसी क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो एवीसी होगा वो और एमसी जो होगा वो मिनिमम होगा। सिंस पॉइंट सी पे आपका एमपी इंटरसेक्ट कर रहा है एपी को, इट मीन्स इस पॉइंट पे आपका एपी मैक्सिमम है। लेट्स से Q2 पे पॉइंट सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी Q2 है, तो सेम क्वांटिटी के पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो एवीसी होगा वो मिनिमम होगा। इट मीन्स वहाँ पे एमसी इंटरसेक्ट करेगा एवीसी के उसके मिनिमम पॉइंट पे Q2 पे। तो पॉइंट का मतलब है रेफरेंस है क्वांटिटी के लेवल पे। अब भी हमने देखा कि शॉर्ट एंड केस के अंदर आपका एमसी, एसी और एवीसी कर्व आपका यू शेप्ड है। यू शेप कर्व का मतलब हुआ कि पहले आपका कॉस्ट गिर रहा है, जैसे आप एवरेज कॉस्ट वो गिर रहा है जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं, फिर एक पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट आपका मिनिमम हो जाता है एक आउटपुट लेवल पे, फिर आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू होता है जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। तो ये यू शेप का मतलब है। यहाँ से पहले गिरा, यहाँ तक मिनिमम पॉइंट टेंड किया, उसके बाद में बढ़ना शुरू किया जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है। यू शेप ये इंडिकेट करता है। ये होता क्यों है? ये होता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहता है कि शॉर्ट एंड केस के अंदर प्रोडक्शन आपके 3 स्टेजेस के अंदर होते हैं। स्टेज 1 इन विच लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है 3 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट स्टेज 1 के अंदर, स्टेज 2 के अंदर टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, स्टेज 3 के अंदर टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ये आपको कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो जब जब आपका टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, उस केस में आपका कॉस्ट जो बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट जो बढ़ेगा वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अगर टोटल कॉस्ट आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एवरेज कॉस्ट आपका क्या होगा? फॉल होगा। टीपी आपका बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से तो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, और इस केस में आपका एवरेज कॉस्ट होगा फॉल होगा। वही दूसरी तरफ अगर आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से तो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और जिसके कारण आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देन प्रोडक्शन आपका एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हाई प्रोडक्शन के अंदर उसके कॉस्ट लो से बढ़ेगा, स्लो रेट से। तो एफिशिएंसी कम है तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा हाई रेट से, फास्टर रेट से बढ़ेगा। एमसी आपका लिंक्ड है एमपी से, यहाँ पे बता दिया गया है। एसी आपका लिंक्ड है एपीसी से, एसी या एवीसी लिंक्ड है आपका एपी से। एमसी एमसी इंटरसेक्ट करता है एसी और एवीसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे। तो ये था आपका शॉर्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के अंदर, जो कहता है कि
आपका एसी एबीसी का कर्व का शेप यू शेप होगा, बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या आता है कि प्रोडक्शन को 3 स्टेज में होता है शॉर्ट एंड कॉस्ट थ्योरी के अंदर, शॉर्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर, जिसमें पहला स्टेज प्रोडक्शन, पहला फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपका टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ता है टीपी आपका बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, तो टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, और थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में आपका टीपी बढ़ता है और टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जब आपका टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो आपका टीसी बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। जब आपका टोटल डिक्रीजिंग रेट से टोटल कॉस्ट आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उस केस में आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल करेगा एज यू कीप इंक्रीजिंग आउटपुट। इन सेकंड स्टेज आपका टीपी बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, मतलब यहाँ पे इनएफिशिएंसी देखने को मिल रही है, इस केस में आपका टीसी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। जब आपका टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, तो आपका टोटल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट है वही बढ़ेगा एज यू कीप प्रोड्यूसिंग टोटल आउटपुट। तो ये था आपका शॉर्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के अंदर। अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि एपी ड्राइव करता है, एवरेज प्रोडक्ट कर्व ड्राइव करता है एवीसी कर्व, और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ड्राइव करता है एमसी कर्व। आपका एवरेज प्रोडक्ट कर्व आपका होता है इन्वर्टेड यू टाइप, तो आपका एवीसी कर्व क्या होगा, यू शेप होगा। और एमपी कर्व आपका होता है वो भी आपका इन्वर्टेड यू शेप होता है, तो इस वजह से आपका एमसी कर्व होगा वो भी यू शेप होगा। ये हमने देखा, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप देखा। इसको मैथमेटिकली हम एक बार देखते हैं इनके बीच इन्वर्स रिलेशनशिप है कि नहीं है। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, एपी बढ़ रहा है तो आपका एबीसी गिर रहा है, एपी गिर रहा है तो आप डिक्रीज हो रहा है तो आपका एबीसी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखा गया, अगर जैसे आपका एमपी बढ़ रहा है तो आपका एमसी गिर रहा है, और एमपी गिर रहा है तो आपका एमसी बढ़ रहा है। अब इसको मैथमेटिकली हम फ्रंट पे लेके आते हैं। लेट्स अज्यूम आपका शॉर्ट एंड केस है, आपका वेरिएबल फैक्टर है लेबर है, लेबर का वेज पे कर रहे हैं आप डब्ल्यू का, और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू। तो यहाँ पे एबीसी क्या होगा, एबीसी होगा टीबीसी डिवाइड बाई क्यू। टीबीसी यहाँ पे क्या होगा, टीबीसी का वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट दैट इज एक्सपेंसिस मेड ऑन वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल यहाँ पर फैक्टर क्या एल है, तो टीबीसी यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू बाई एल, लेबर कितना यूज़ किया गया और पर यूनिट लेबर आप कितना पैसा पे कर रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू। तो आपका टीबीसी हो गया डब्ल्यू बाई एल, डब्ल्यू इंटू एल। सब्सिट्यूट करेंगे टीबीसी को यहाँ पे, ए बी सी क्या हो रहेगा, डब्ल्यू इंटू एल डिवाइड बाई क्यू। तो यहाँ पे आपका ए बी सी हो गया डब्ल्यू इंटू क्यू एल डिवाइड बाई क्यू। सिंस आपका टी बी सी टी बी सी है डब्ल्यू इंटू एल। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा कुछ, इसको लिख सकता हूँ ऐसा, क्यू बाई एल मेरा क्या होता है, वो मेरा क्यू बाई एल मेरा होता है ए पी। तो बेसिकली ए बी सी का फॉर्मूला क्या निकल के यहाँ पे आया, ए बी सी इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए पी। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है एपी और एबीसी के बीच में, एक फॉर्मूला आपका और ड्राइव हो गया शॉर्ट एंड केस के अंदर आपका एबीसी का, डेट इज डब्ल्यू बाई एपी। यहाँ पे एबीसी और एपी इनवर्सली रिलेटेड है। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या होता है, चेंज इन टीवीसी डिवाइड बाय चेंज इन क्यू। टीवीसी आपका होता है डब्ल्यू इंटू एल, तो चेंज इन टीवीसी क्या होगा, डब्ल्यू इंटू चेंज इन एल। तो ये एल यहाँ पे वेरिएबल है आपका। सब्सिट्यूट कर देंगे चेंज इन टीवीसी को, तो एमसी क्या निकल के मेरे पास आया, एमसी मेरे पास निकल के आया डब्ल्यू इंटू चेंज इन एल डिवाइड बाई चेंज इन क्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, डब्ल्यू डिवाइड बाई चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन एल। चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन एल क्या होता है, डेट इज एमपी, एमपी इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन एल। यहाँ पे लिख सकता हूँ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एमपी। तो यहाँ पे एमसी क्या निकल के, एमसी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एमपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है आपका एमसी और एमपी के बीच में। ये ग्राफिकली यहाँ पे प्रूव हुआ है, ग्राफिकली आप देख सकते हैं एपी और एमपी आपका इनवर्सली यू शेप्ड है। इस वजह से आपका एमसी और एबीसी आपका यू शेप्ड है। जिस पॉइंट पे आपका एमपी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे आपका एमसी मिनिमम है। जिस पॉइंट पे आपका एपी मैक्सिमम है, दैट इज द पॉइंट वेयर एमपी इंटरसेक्ट एपी, उस पॉइंट पे आपका एबीसी मिनिमम है। तो ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप आपका ग्राफिकली यहाँ पे प्रूव होते हुए दिख रहा है। तो ये थी आपकी कॉस्ट थ्योरी, शॉर्ट एंड कॉस्ट थ्योरी अंडर दी ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी अंडर दी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट थ्योरी। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेना चाहते हैं प्लांट साइज की, प्लांट साइज का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपका लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी के अंदर आपका ये काफ़ी यूज होने वाला है। प्लांट साइज का मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। एक फर्म कितना प्रोड्यूस कर सकती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको प्लांट साइज बोलते हैं, जो बेस्ड है ऑन अमाउंट ऑफ फिक्स इनपुट्स लाइक लैंड लेबर मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेस। सो बेसिकली प्लांट साइज है प्रोडक्शन कैपेसिटी विच आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फिक्स इनपुट्स। शॉर्ट एंड केस के अंदर आपके इनपुट्स कुछ फिक्स रहते हैं, जिसे हम फिक्स इनपुट्स बोलते हैं, जैसे कि कैपिटल फॉर एग्जाम्पल लैंड मशीनरी, ऑल दिस थिंग्स आर फिक्स इन शॉर्ट रन। तो इसके फिक्स इनपुट्स के बेसिस पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं प्लांट साइज। ये शो करता है प्लांट साइज की कितना प्रोड्यूस हो सकता है फर्म के द्वारा एग्जिस्टिंग सेटअप के थ्रू। जो सेटअप है फर्म के पास, जो प्लांट साइज है उसे कितना प्रोड्यूस वो कर सकता है। फिक्स्ड शॉर्ट रन के केस के अंदर आपका प्लांट साइज आपका फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है, क्योंकि शॉर्ट रन केस के अंदर आपका फैक्टर जो है वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर वो फिक्स है।
शॉर्ट टर्म केस का ना लैंड हो गया, मशीन हो गया, आपको फिक्स रहते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म केस के अंदर, तो फिक्स रहते हैं। अगर आपका लैंड फिक्स फैक्टर्स फिक्स है शॉर्ट टर्म के केस के अंदर, तो आपका प्लांट साइज भी फिक्स हो गया, आगे प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी फिक्स होगी शॉर्ट टर्म केस के अंदर। बट लॉन्ग टर्म केस में क्या होता है कि आपके पास सारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग टर्म के केस के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लान साइज आप चूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी आप चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म केस के अंदर, जो आप शॉर्ट टर्म केस के अंदर नहीं कर सकते। ईच प्लांट साइड आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिकेट कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो आपका कॉस्ट भी होगा। तो बेसिकली एक प्लांट साइज का कॉस्ट पैटर्न क्या है, वो पर यूनिट कॉस्ट पैटर्न क्या है, वो इंडिकेट होता है शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व के द्वारा। तो बेसिकली एक प्लांट साइज आपका एक शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व आप इंडिकेट करता है। एग्जांपल तौर पे मैं कह रहा हूँ कि कोई बेकरी है, बेकरी के लिए इसका ओवन क्या हो गया, वो उसका फिक्स वो हो गया, इनपुट हो गया, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन हो गया। अगर वो सिर्फ एक ओवन से ऑपरेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि हम स्मॉल प्लांट, उसकी कैपेसिटी कम है, एक फिक्स फैक्टर से ऑपरेट कर रहा है, या जो कि यहाँ पे ओवन है। अगर उसकी ओवन की कैपेसिटी 3 है, 3 ओवन से ऑपरेट कर रहा है शॉर्ट एंड केस के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे मीडियम प्लांट, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले से ज़्यादा है, मीडियम प्लांट हो गया। अगर 10 ओवन से ऑपरेट कर रहा है अपनी बेकरी शॉर्ट एंड केस के अंदर, उसको बोलेंगे प्लांट साइज, इसका लास्ट प्लांट साइज हो गया, मतलब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है, जो कि डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ फिक्स इनपुट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्लांट साइड आपका कैपेसिटी इंडिकेट करता है, जो डिपेंड करती है कैपेसिटी आपकी अमाउंट ऑफ फिक्स इनपुट्स। अगर फिक्स इनपुट आपका एक ओवन है, हमारे एग्जाम्पल केस में अगर प्लांट साइज छोटा हुआ तो प्रोडक्शन कैपेसिटी छोटी है, स्मॉल प्लांट। अगर 3 ओवन से ऑपरेट कर रहा है हमारे एग्जाम्पल के अंदर, तो आपका मीडियम प्लांट हो गया वो। अगर वो 3 ओवन से ऑपरेट कर रहा है तो वो आपका लास्ट प्लांट हो गया। और हर एक प्लांट आपका एक सिंगल शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट का रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता लेट्स से कि स्मॉल प्लांट का एवरेज कॉस्ट का आपका एस ए सी 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, मीडियम प्लांट का SAC 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, लार्ज प्लांट का SAC 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट अंडर थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी। ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के अंदर हमने शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, पिछले स्लाइड्स के अंदर हम लॉन्ग रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। लॉन्ग रन के केस में क्या होता है, सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं। फर्म चेंज कर सकता है आपकी लेबर, कैपिटल, लैंड, टेक्नोलॉजी शॉर्ट लॉन्ग रन केस के अंदर। फर्म के पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है फिक्स इनपुट का, नॉट कंस्ट्रेंट बाय फिक्स इनपुट, फिक्स इनपुट से कंस्ट्रेंट नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। शॉर्ट रन केस के अंदर बंधा होता है फर्म फिक्स इनपुट से, जो लॉन्ग रन केस में देखने को नहीं मिलता, वो फिक्स का इनपुट से कंस्ट्रेंट नहीं है। वो ईजिली लॉन्ग रन के केस के अंदर अपनी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो बेसिकली लॉन्ग रन केस के अंदर जो डिसीजन होता है वो इन्वॉल्व करता है कुछ चीज़ है, जैसा कि चूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट प्लांट साइज। लॉन्ग रन केस के अंदर फर्म को चूज करना पड़ता है वो प्लांट साइज, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो मोस्ट एफिशिएंट है। सेलेक्टिंग ऑप्टिमल इनपुट मिक्स मतलब आपका कैपिटल और लेबर का वो कॉम्बिनेशन जो आपके लिए ऑप्टिमल हो, और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। तो ये सब कुछ लॉन्ग रन डिसीजन है जो फर्म को लेने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। फर्म का गोल होता है लॉन्ग रन के अंदर टू मिनिमाइज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट आउटपुट जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना लॉन्ग रन का गोल होता है फर्म का। अगर कॉस्ट मिनिमाइज होगा तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका होता है टोटल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट आपका मिनिमम है तो उस केस में आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। लॉन्ग रन केस के अंदर फर्म एनालाइज करती है कि उसको एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, रिस्ट्रक्चरिंग करना है, जो वो करती है एक्सपेक्टेड डिमांड के ऊपर। ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी ये कहती है कि लॉन्ग रन के केस के अंदर फर्म नई प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करेगा या नहीं करेगा, वो सब निर्भर करता है एक्सपेक्टेड डिमांड के ऊपर। अगर फर्म के गुड्स की एक्सपेक्टेड डिमांड की है कि फ्यूचर में से गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है, बढ़ेगी, तो वो अपने लॉन्ग रन केस के अंदर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा। इट मीन्स वो अपनी प्लांट साइज को वो बिगर करेगा। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी डिसीजन होता है लॉन्ग रन केस के अंदर वो डिपेंड करता है पूरा एक्सपेक्टेड डिमांड के ऊपर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी। तो लॉन्ग रन केस के अंदर आपके 3 कर्व बनते हैं, 3 कॉस्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसे LAC बोलते हैं। ये शो करता है लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल मतलब लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बात करता है, कहता है कि हर एक आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो आ रहा है वो आपका LAC कर्व शो करता है। तो LAC कर्व क्या शो करता है, द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शो करता है द एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन केस के अंदर अगर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे आपका टोटल कॉस्ट पे क्या असर पड़ रहा है, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बताता है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या बताता है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बताता है द शोज दी टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, LAC दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शोज दी टोटल मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग।
lowest possible per unit. The long run average cost shows कि minimum per unit cost of producing each level of output in long run. On the other hand, long run total cost indicates shows total minimum cost of producing each level of output. Average cost shows per unit cost and total cost shows total cost. अब हम बात करते हैं एलएसी का कि एलएसी कर्व क्या होता है, एलएसी कर्व कैसे ड्राइव किया जाता है शॉर्ट लॉन्ग रन केस के अंदर। एलएसी क्या है? इट इज अ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। जहाँ पे सारे इनपुट्स आपके वेरिएबल है, इट मीन हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन के केस में आप एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एलएसी बोलते हैं। इट शोज अ मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एलएसी कब शो करता है? मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट। हर एक लेवल पर, हर जो प्रोडक्शन लेवल हो रहा है, आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या होगा लॉन्ग रन के केस में, वो आपका एलएसी कर्व शो करता है। अब एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, शॉर्ट रन केस के अंदर आपका फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स रहता है और आपका प्लांट साइज जो होता है वो जो इंडिकेट करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी की, फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, जो प्लांट साइज रिप्रेजेंट करता है वो डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर्स की, फिक्स फैक्टर्स का कितना अमाउंट आपने यूज कर रहे हैं शॉर्ट रन केस के अंदर। तो शॉर्ट रन केस के अंदर आपका एक प्लांट साइज है, वही लॉन्ग रन केस के अंदर क्या है, ऐसा कुछ बाधाएं नहीं है फर्म के सामने। फर्म सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन जो भी है इनपुट्स है उसको वेरी कर सकता है। तो लॉन्ग रन केस के अंदर आपको मल्टीपल्स शॉर्ट एंड कर्व्स देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट एंड केस के अंदर आपका एक कर्व होता है ऐसे, शॉर्ट एंड कर्व जिसे बोलते हैं शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व, जो आपका ड्राइव्ड है द अमाउंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन यू आर यूजिंग इन द प्रोडक्शन। और लॉन्ग एंड केस के अंदर आज से कोई बधाई नहीं है, तो लॉन्ग एंड केस के अंदर का मल्टीपल्स आपको शॉर्ट एंड कर्व देखने को मिलते हैं। हर एक शॉर्ट एंड कर्व, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है, हर एक शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर और प्रोडक्शन इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि फैक्ट्री हमारा फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन है, अगर मैं एक फैक्ट्री से ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास प्लांट साइज छोटा हो गया। अगर दो फैक्ट्री से ऑपरेट कर रहा हूँ मेरा प्लांट साइज मीडियम हो गया। अगर थ्री फैक्ट्री से ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरा प्लांट साइज मेरा लार्ज हो गया। एक फैक्ट्री से ऑपरेट कर रहा हूँ, प्लांट साइज मेरा छोटा है, और उस केस में तो कर्व जो बनेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ SAC1 कर्व से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दो फैक्ट्री से ऑपरेट कर रहा हूँ करूँगा तो मेरा प्लांट साइज मीडियम है, और उसका कर्व जो आएगा शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व जो आएगा वो SAC2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और थ्री प्लांट साइज, अगर मैं थ्री फैक्ट्रीज यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए, तो मेरा कर्व जो रिप्रेजेंट होगा वो होगा SAC3 से। तो यहाँ पे ड्रॉ किया होगा, इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। तो तीन यहाँ पे शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व मैंने ड्रॉ किए हैं। जब एक फैक्ट्री है तो ये दो फैक्ट्री ऑपरेट होता है, ये तो तीन फैक्ट्री ऑपरेट करके तो ये अलग ग्राफ। अब देखते हैं कि डिसीजन कैसे लिया जाता है लॉन्ग रन के केस में विद LAC एंड प्लांट साइज। लेट्स से कि इनिशियली फर्म एक फैक्ट्री से ऑपरेट कर रही है और उसका कॉस्ट कर्व है SAC1 ये वाला। अब इस फैक्ट्री से वो एफिशिएंटली, एक फैक्ट्री से जो फर्म जो है एफिशिएंटली X1 अमाउंट वो प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि इस पॉइंट पे SAC का मिनिमम पॉइंट आ रहा है। तो ये आपका एफिशिएंट पॉइंट है, ये एफिशिएंट लेवल आउटपुट है, डेट इज X1 जब फैक्ट्री ए की ऑपरेट हो रही है फर्म के अंदर। ठीक है, अगर फर्म स्टार्ट करती है छोटे फर्म प्लांट से तो वो X1 तक वो एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस कर पाएगी, क्योंकि X1 तक आपका क्या है कि आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो X1 तक ऑपरेट करेगी। अगर वो सेम फैक्ट्री से आगे बढ़ेगी बियॉन्ड X1 से आगे प्रोड्यूस करती है सेम फैक्ट्री पे, तो उसका कॉस्ट बढ़ना लगेगा। अब फर्म के पास दो ऑप्शन है, वो या तो SAC1 जो एक ही फैक्ट्री ऑपरेट करे एक ही फैक्ट्री से, या वो दूसरी फैक्ट्री भी सेटअप कर ले। दूसरी फैक्ट्री सेटअप करेगी तो उसका कॉस्ट कर्व आपका SAC2 हो जाएगा। अब डिसीजन फर्म को लेना है कि वो सेम फैक्ट्री पे टिकी रहे या दूसरी फैक्ट्री सेटअप करे। वो डिसीजन लेगी वो अपने एक्सपेक्टेड डिमांड के ऊपर। अगर उसको लगता है कि उसे गुड्स की डिमांड फ्यूचर बढ़ने वाली है तो वो नई फैक्ट्री को सेटअप कर देगी, और उसका कॉस्ट कर्व क्या होगा, वो SAC2 हो जाएगा। अगर फ्यूचर में डिमांड लगता है तो बढ़ेगा और X2 तक जाएगा, लेट्स से यहाँ तक जाएगा, तो वो नई फैक्ट्री सेटअप कर लेगी। क्यों? अगर वो नई फैक्ट्री सेटअप नहीं करती और एक ही फैक्ट्री से ऑपरेट करती है तो उस केस में उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, C3 पड़ रहा है, ये वाला पुरानी फैक्ट्री के ऊपर। एक ही फैक्ट्री के केस में अगर वो नई फैक्ट्री सेटअप कर लेती है और X2 अमाउंट वो प्रोड्यूस करती है तो उसका कॉस्ट C2 होगा दूसरे कर्व पे, जो कि पहले के मुकाबले कम है। तो
अगर उसको लगता है कि डिमांड उसकी गुड्स की एक्सपेक्टेड डिमांड है फ्यूचर में वहाँ तक X2 तक जाएगी, तो वो अपना नया फैक्ट्री वो सेटअप कर लेगा और कॉस्ट कर्व क्या होगा, SAC2 कर्व होगा उसका, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा पर यूनिट वो डिक्रीज कम हो जाएगा। तो अगर सेकंड फैक्ट्री ऑपरेट करती है, सेकंड फैक्ट्री वो सेटअप करती है, उस केस में फर्म जो है वो इस पॉइंट तक X2 बार पॉइंट तक वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है एफिशिएंटली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि X2 बार पॉइंट तक आपका SAC2 कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह फर्दर जो होता है जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, अगर एक्सपेक्टेड डिमांड है फर्म के गुड्स की, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो नई सेटअप वो फैक्ट्री करती रहेगी लॉन्ग रन केस के अंदर, क्योंकि लॉन्ग रन केस के अंदर उसके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। वो नई नई फैक्ट्री सेटअप करती रहेगी और उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है पर यूनिट वो कम होता रहेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग इस तरह से होती है लॉन्ग रन केस के अंदर, प्लांट साइज और कॉस्ट कर्व को लेके। अभी तक हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कैसे वो आउटपुट प्रोड्यूस कितना करना है, कौन सा फैक्ट्री सेटअप करनी नहीं करनी, वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे ड्राइव होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के द्वारा। आपको पता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शो करता है द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ईच पॉइंट ऑन LAC कर्व shows a minimum cost of producing that level of output। और LAC कर्व जो होता है वो टेंजेंट होता है टू SAC कर्व, जो शो करता है मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेट लेवल ऑफ आउटपुट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेट लेवल ऑफ आउटपुट। जिस पॉइंट पर आपका LAC कर्व मिनिमम होता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। जिस पॉइंट पर आपका LAC कर्व मिनिमम होता है उसको बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट M पे, पॉइंट M पे आपका LAC का मिनिमम है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। ठीक है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्वांटिटी की है XM है, तो आपका मिनिमम एफिशिएंट स्केल आउटपुट कितना होगा, XM हो गया। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा LAC कर्व आपका टेंजेंट होता है SAC कर्व के, हर एक SAC शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व के एक पॉइंट पर वो टेंजेंट होगा, सिर्फ एक पॉइंट पर टेंजेंट होगा। इट मीन्स इस पॉइंट पर जो आउटपुट है Q, उसका कॉस्ट मिनिमम आ रहा था SAC कर्व के ऊपर। ये क्वांटिटी लेवल जो है Q1 जो है उसका कॉस्ट मिनिमम आ रहा है SAC2 के ऊपर। इस पॉइंट पे ये जो आउटपुट लेवल है Q3, जिस पॉइंट में टेंजेंट है LAC कर्व SAC3 से, उस पॉइंट पे आपका जो कर्व मिनिमम कॉस्ट आ रहा है SAC3 कर्व पे आ रहा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट LAC कर्व जो होगा वो टेंजेंट होगा एक SAC कर्व के, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम पॉइंट है LAC का उसको हम बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल, जो कि इस केस में XM है, XM। आप देख सकते हैं XM से पहले, XM से जो छोटा आउटपुट लेवल है, ये आपका मिनिमम स्केल लेवल है आउटपुट का, इससे जो पहले आपका आउटपुट लेवल है उस केस में LAC से टेंजेंट जो है वो SAC से टेंजेंट है बिफोर देयर मिनिमम पॉइंट्स। ये SAC1 का मिनिमम पॉइंट है, कलर चेंज करता हूँ, ये SAC1 का मिनिमम पॉइंट है, लेकिन LAC टेंजेंट जो है हो रहा है SAC1 से, वो उसका मिनिमम पॉइंट से पहले हो रहा है। इन द सेम वे ये आपका मिनिमम पॉइंट है SAC2 कर्व का, बट वो टेंजेंट का हो रहा है उससे पहले हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि मिनिमम एफ स्केल से पहले जो आउटपुट है उस केस में LAC टेंजेंट होगा SAC के बिफोर द मिनिमम पॉइंट्स। जहाँ पे LAC मिनिमम है, डेट इज मिनिमम एफ स्केल है XM पॉइंट, यहाँ पे उस पॉइंट पे LAC जो टेंजेंट होगा वो SAC कर्व, जिस कर्व से टेंजेंट है उसी कर्व के मिनिमम पॉइंट से टेंजेंट होगा। फॉर लार्जर आउटपुट, द आउटपुट ग्रेटर देन दिस लेवल, LAC टेंजेंट होगा आफ्टर मिनिमम पॉइंट्स ऑफ SAC। तो जब भी आप LAC ड्रॉ करेंगे SAC के थ्रू, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपका हो गया LAC कर्व हो गया, ये पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट है LAC का, ये आपका ऑप्टिमम स्केल है XM है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व होगा, वो इसके मिनिमम पॉइंट से टेंजेंट हो जाएगा। ये शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट है SAC4 इस केस में। इससे पहले जो आउटपुट है इस रेंज में, उस रेंज में आपका क्या है, टेंजेंट होगा शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व से, बट वो उसके मिनिमम पॉइंट से पहले टेंजेंट होगा। जैसे कि ये आपका मिनिमम पॉइंट था इसका, ये यहाँ टेंजेंट हुआ। इस रेंज में टेंजेंट होगा दोबारा शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व से, बट उसका टेंडेंसी पॉइंट जो होगा वो मिनिमम पॉइंट के बाद अटेन करेगा। जैसे कि ये आपका मिनिमम पॉइंट था इसका शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व का, इस वाले शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व का, बट इसने उसके बाद वो टेंडेंसी अटेन की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप ड्रॉ करेंगे LAC कर्व अपने शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व से। अब LAC कर्व यहाँ पे देखा, जो LAC कर्व यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है वो आपका पहले डिक्रीजिंग है, पहले गिर रहा है, LAC कर्व पहले गिर रहा है जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, फिर LAC कर्व अपना मिनिमम पॉइंट अटेंड कर रहा है एक आउटपुट लेवल पे, फिर LAC कर्व आपका बढ़ रहा है वो जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है। तो आपका LAC कर्व आपका इस नेचर का है। LAC कर्व आपका लॉन्ग रन कॉस्ट इंडिकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी। लॉन्ग रन कॉस्ट डिपेंड्स ऑन लॉन्ग रन प्रोडक्शन थ्योरी। इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन केस, द प्रोडक्शन थ्योरी
लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल डिटरमाइंस दी प्रोडक्शन बिहेवियर इन केस ऑफ लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन केस के अंदर प्रोडक्शन का बिहेवियर है लॉन्ग वो डिटरमाइन होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो कहता है अगर आपका फिक्स और जो आपका इनपुट लेवल जो है वो एक फिक्स अमाउंट से चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट देखता है वो आउटपुट के ऊपर। लेट्स से आपका लेबर कैपिटल फैक्टर प्रोडक्शन डबल हुआ, उसकी डबलिंग से अगर आपका आउटपुट भी डबल से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आपका फैक्टर प्रोडक्शन डबल हो रहा है बट आपका आउटपुट भी है वो भी डबल ही हो रहा है तो आपको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। और वही तीसरी तरफ अगर आपका इनपुट डबल हुआ बट आपका आउटपुट तो बढ़ा लेकिन डबल से कम बढ़ा तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसी वजह से लॉन्ग रन केस के अंदर प्रोडक्शन बिहेवियर ऐसे मेजर किया जाता है, वही इंडिकेट आपका रिफ्लेक्ट होता है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर पहले डिक्रीज हो रहा है एलएसी, जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं अपना आउटपुट इट मीन्स फर्म को इकोनॉमिक ऑफ स्केल या इंक्रीज रिटर्न टू स्केल एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। इंक्रीज रिटर्न टू स्केल का मतलब अगर आउटपुट आपका इनपुट डबल से बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट डबल से ज़्यादा से बढ़ेगा। जब आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है वो इनपुट्स के चेंज से ज़्यादा है प्रोपोर्शनेट टर्म्स में तो आपका एलएसी कब होगा वो डिक्रीज होगा जैसे आप आउटपुट बढ़ाएंगे। अगर आपका फर्म कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एक्सपीरियंस कर रहा है उस केस में आपका एलएसी कब जो है वो अपना मिनिमम पॉइंट अटेंड करेगा। अगर उसी तरफ दूसरी तरफ अगर फर्म आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एक्सपीरियंस कर रहा है तो उस केस में आपका फर्म डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर रहा और आपका एलएसी का इसमें केस में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग जो नेचर है पोर्शन है कर्व का एलएसी कर्व का वो शो करता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जिसको हम बोल जो इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। द मिनिमम पॉइंट है एलएसी का वो शो करता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। इस पॉइंट पे आपका एलएसी का मिनिमम होता है, उस पॉइंट पे आपका जो आउटपुट वो लेवल होता है उसको बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। और जो आपका अपर स्लोपिंग पोर्शन है एलएसी कर्व का ये वाला इस केस में आपका एलएसी बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग आउटपुट। इस केस में बोलेंगे कि फर्म एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो इंडिकेट करता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो बेसिकली लॉन्ग रन केस के अंदर आपका जो कॉस्ट का शेप है वो डिटरमाइन हो रहा है ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जिसके अंदर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की। अब की फीचर एलएसी का फिर की फीचर्स का पहला तो ये है कि एलएसी का आपका यू शेप्ड है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर मिनिमम अटेंड कर रहा है फिर आपका इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इकोनॉमिक स्केल मीन्स IRS इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मीन्स DRS डिक्रीज रिटर्न टू स्केल। लॉ एलएसी कर्व आपका एनवलप कर्व है। एनवलप कर्व का मतलब ये हुआ एलएसी कर्व आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टेंजेंट कर रहा है बट उसके नीचे कोई भी पार्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं आपने जब टेंडेंसी ड्रॉ किया तो कोई भी पोर्शन जो है एसएसी कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का वो एलएसी कर्व के नीचे नहीं आ रहा, वो उसको एनवलप कर दे रहा है। तो इसलिए आपको इसको हम एनवलप कर्व भी बोलते हैं क्योंकि वो उसके नीचे एसएसी कर्व नहीं आता। इसको हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। प्लानिंग कर्व इसलिए क्यों बोलते हैं क्योंकि ये फर्म को हेल्प करता है टू प्लान देयर फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी कि फ्यूचर में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए जो डिपेंड करती है एक्सपेक्टेड डिमांड के ऊपर, वो उसको प्लान आउट करने में हेल्प करता है। अगर फर्म को लगता है कि उसकी आउट प्रोडक्शन फ्यूचर में डिमांड उसके गुड्स के यहाँ तक जाने वाली है बट वो उसका कॉस्ट जो है इस रेंज में बढ़ने वाला है, एवरेज कॉस्ट बढ़ने वाला लॉन्ग रन के अंदर, तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है कि कॉस्ट बिहेवियर मेरा उस पर्टिकुलर आउटपुट लेवल के ऊपर क्या होगा। उस आउटपुट लेवल को बनाने के लिए मुझे नया प्रोडक्शन सेटअप करना पड़ेगा। नया प्रोडक्शन सेटअप करूंगा तो उसमें मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा घटेगा, वो उसको प्लान करने में वो मदद करता है आपका एलएसी कर्व। इसको हम कॉस्ट फ्रंटियर बोलते हैं क्योंकि ये दो हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा आपका अपर पोर्शन ऑफ एलएसी जिसको बोलते हैं अटेनेबल बट कॉस्टली, दूसरा आपका होता है एलएसी का निचला हिस्सा जिसको बोलते हैं एफिशिएंट बट टेक्नोलॉजिकली अनअटेनेबल। तो एलएसी कर्व आपका कॉस्ट फ्रंटियर की तरह भी काम करता है, वो दो हिस्सों में बांटता है कॉस्ट को, पहले एफिशिएंट है दूसरा आपका इनएफिशिएंट कॉस्ट लेवल्स। एलएसी का ऊपर हिस्सा होता है वो आपका अटेनेबल होता है, वो आप उसको अटेंड कर सकते हैं बट कॉस्टली आपके लिए। एलएसी के नीचे वाला हिस्सा जो होता है आपको एफिशिएंट है बट आप उसको टेक्नोलॉजिकली आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो ये आपका था लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के अंदर। इसके बाद आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ये आपके एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एलएमसी का ड्राइव होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से बट ये आपका एनवलप कर्व नहीं होता। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि आपका एलएसी कर्व जो है एनवलप कर्व है, क्यों? क्योंकि उस केस में आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का टेंडेंसी है, पॉइंट्स आपका एलएसी बन रहा है और आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एलएसी कर्व के नीचे नहीं आ रहा, जो कि इस केस में देखने को मिलता है। इसलिए आपको ये एनवलप कर्व इसको हम नहीं बोलते। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि एलएमसी कर्व आपका एनवलप कर्व होता है कि नहीं होता, तो आपका आंसर कहना है कि एलएमसी कर्व आपका एनवलप कर्व आपका नहीं होता। इसका डेरिवेशन जो है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, और स्टेप लिख दी गया है कि डेरिवेशन कैसे होता है, बट मेरे हिसाब से ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन है लाल पेन से, लाल कलर में। इसी प्रकार आपका एलटीसी कर्व होता है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, विच शोज द मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन।
LTC कर्व शोज अ मिनिमम टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ईच लेवल आउटपुट इन लॉन्ग रन। ये आपका LTC कर्व शो करता है। LTC का आपका कर्व आपका एनवलप कर्व होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। LAC कर्व और LTC कर्व आपका एनवलप कर्व है, LMC कर्व आपका एनवलप कर्व नहीं है। और LTC कर्व का एक फीचर है कि इन्वर्स एस शेप होता है, जो आपने पहले भी देखा। ये प्लानिंग कर्व इसको बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रन केस के अंदर आपने शॉर्ट रन केस देखा, शॉर्ट रन केस के अंदर ये आपका TVC था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका TFC था, और ये आपका TC था। TC द समेशन ऑफ TFC एंड TVC इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन केस के अंदर आपका फिक्स कॉस्ट होता है, क्योंकि आप फिक्स फैक्टर्स का प्रोडक्शन आपको होता है शॉर्ट रन केस के अंदर। बट लॉन्ग रन केस के अंदर ऐसा कुछ फिक्स कॉस्ट, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लॉन्ग रन केस के अंदर आपका सारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो लॉन्ग रन केस के अंदर आपका जो TC कब होगा, वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से ही, जो कि आपका शॉर्ट रन केस के अंदर नहीं था। और लॉन्ग रन केस के अंदर LTC और LTVC और बोल ले, लॉन्ग रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बोथ आर सेम। लॉन्ग रन केस के अंदर आपको कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता। तो लॉन्ग रन केस के अंदर अगर TC बोल ले, लॉन्ग रन TC, लॉन्ग रन TVC बोल ले, दोनों सेम चीज़ है। और लॉन्ग रन केस के अंदर आपको TC कर्व जो है वो स्टार्ट होता है ओरिजिन से, जो विच इंडिकेट्स अगर आपका प्रोडक्शन जीरो है तो आपका टोटल कॉस्ट भी जीरो है लॉन्ग रन केस के अंदर, जो आपका शॉर्ट रन केस के अंदर देखने को नहीं मिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस स्लाइड से। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो पूरे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक था, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था, उसको हम एक न्यूमेरिकल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई बाइक कंपनी है, जो बाइसाइकिल कंपनी है, वो करंटली एक फैक्ट्री से ऑपरेट कर रही है। एक फैक्ट्री मतलब यहाँ पे इसका प्लांट साइज वो इंडिकेट कर रहा है। प्लांट साइज का इंडिकेट करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर यहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री का कितना अमाउंट, फिक्स फैक्टर कितना अमाउंट है, उसके बेसिस से प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लांट साइज। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री से नीचे ऑपरेट कर रहा हो और वो प्लान कर रहा है अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करना यूजिंग 2 और 3 फैक्ट्रीज की। फ्यूचर में वो 2 या 3 फैक्ट्री और लगाएगा, और ना अपना वो प्लानिंग कर रहा है एक्सपेंशन की फ्यूचर में। और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे 3 फैक्ट्रीज देखी, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3। ये इसका एक प्लांट साइज हो गया, स्मॉल प्लांट साइज। 2 फैक्ट्री आपका हो गया मीडियम प्लांट साइज, और 3 फैक्ट्रीज आपका हो गया लार्ज प्लांट साइज इस एग्जांपल के अंदर। और नीचे दिए गए टेबल में आपका शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट दे रखा है एट डिफरेंट आउटपुट लेवल्स फॉर ईच प्लांट सेटअप। हर एक प्लांट साइज के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ईच लेवल आउटपुट का नीचे यहाँ पे दे रखा है टेबल के अंदर। पहला सवाल है यहाँ पे, अगर फर्म सिर्फ 100 बाइक्स प्रोड्यूस कर रही है पर मंथ, सिर्फ एक फैक्ट्री यूज करके, तो उसका ATC कितना है? ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। ये टेबल पे, ये टेबल क्या इंडिकेट कर रहा है? टेबल इंडिकेट कर रहा है आपका शॉर्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स आउटपुट। दीज आर लेवल्स आउटपुट एट 100, 200, 300, 400, 500, 600। इस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट है फॉर ईच प्लांट सेटअप यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर सिर्फ फैक्ट्री एक फैक्ट्री से ऑपरेट कर रही है फर्म अपनी, तो 100 बैग्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको ATC कितना आ रहा है? 520। तो इसका आंसर क्या हुआ? 520। अगर 100 बैग्स प्रोड्यूस कर रही है यूजिंग ओनली वन फैक्ट्री, देन ATC विल बी 520। अगर वो 100 बैग्स प्रोड्यूस करती है फॉर मैनी ईयर, इट मीन्स लॉन्ग रन की बात हो रही है। लॉन्ग केस के अंदर फॉर्म के बाद ऑप्शन है तीनों फैक्टर्स के 1, 2, 3। लॉन्ग केस के अंदर कोई फिक्स फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है फैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉन्ग केस के अंदर वो तीनों फैक्ट्री वो ऑपरेट कर सकती है। अगर फर्म सिर्फ 100 बाइक्स प्रोड्यूस करना चाहती है लॉन्ग केस के अंदर, तो उसको कितनी फैक्ट्रीज आपको रखनी चाहिए, कौन सी फैक्ट्री पर ऑपरेट करेगा? 100 बाइक्स से कॉरस्पॉन्डिंग अगर फैक्ट्री 1 में ऑपरेट करता है, उसको एवरेज कॉस्ट पड़ रहा है 520। अगर आउटपुट 100 अगर 2 फैक्ट्री से ऑपरेट कर रहा है, उसका आउटपुट उसका एवरेज कॉस्ट 660 है। अगर 100 बाइक्स प्रोड्यूस कर रहा है और 3 फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा है 3 फैक्ट्री से, तो उसका एवरेज कॉस्ट आपका 800 है। तो इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में क्या होगा, कॉस्ट उसका मिनिमाइज करना हर आउटपुट लेवल के लिए। तो 100 आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट कब होगा? जब वो फैक्ट्री 1 में ऑपरेट करेगा। तो फैक्ट्री 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ATC कितना है? 100 है। उसको प्लान क्या चूज करेगा? वो 1 फैक्ट्री। लॉन्ग केस के अंदर वो एक ही फैक्ट्री रखना वो पसंद करेगा। अब अगला टास्क हमारा है कि हमको 3 शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व प्लॉट करने हैं, और उसके बेसिस हमको लॉन्ग एंड कॉस्ट कर्व भी हमको ड्राइव करना है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। वही टेबल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। 100 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो शॉर्ट एंड एक फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा है, तो एवरेज कॉस्ट 520 पड़ रहा है। दो यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री आएगी, यहाँ पे 3 आएगा। ब्लैक से ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। इस इंडिकेट्स 1 फैक्ट्री केस, ये आपका 2 फैक्ट्री केस है, ये आपका 3 फैक्ट्री केस है। जो एक फैक्ट्री में ऑपरेट कर रहा है फैक्ट्री से, तो आपका 100 आउटपुट का 520 एवरेज कॉस्ट है। 2 फैक्ट्री से ऑपरेट कर रहा है तो आपका 100 आउटपुट का 660 कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट।
और 3 फैक्ट्री से ऑपरेट करें तो आपका 100 आउटपुट का 800 एवरेज कॉस्ट है। यही इसी प्रकार हमने हर आउटपुट लेवल पे डिफरेंट फैक्ट्रीज का हमने एवरेज कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। प्लॉट करते हैं इसको। अब पहले निकालते हैं LRTC, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। ये आपका शो करता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट। 100 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या आएगा 520। इन टर्म्स मिनिमम क्या है 520। तो लॉन्ग रन केस के अंदर 100 आउटपुट प्रोड्यूस करने का मिनिमम एवरेज कॉस्ट आएगा 520। आउटपुट बढ़ा के 200 आया तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे क्या है 400, जब वो फैक्ट्री 1 से ऑपरेट करेगा। 300 आउटपुट हो जा रहा है प्रोड्यूस करेगा तो मिनिमम कॉस्ट इसका क्या है 320। जब 400 आउटपुट हो जाएगा तो इसका मिनिमम कॉस्ट क्या है यहाँ पे 320। अब 500 आउटपुट होगा तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट इसका 400। जब 600 आउटपुट होगा तो मिनिमम कॉस्ट क्या है 520। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आउटपुट कम था उसने एक फैक्ट्री में ऑपरेट करना, उसको कम कॉस्ट पड़ रहा है एक फैक्ट्री से ऑपरेट करना। जब आउटपुट 100 है 200 है, जैसे आउटपुट आपका 200-300 आ रहा है तो वो एक फैक्ट्री से वो काम नहीं चल पा रहा, उसको दूसरी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ रही है, तब जाके उसका आउटपुट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ रहा है 320। सेकंड फैक्ट्री से ऑपरेट करेगा 300-400 यूनिट तक। जैसे 400 यूनिट से वो बियॉन्ड जाएगा प्रोडक्शन, उसको तीसरी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ रही है ताकि उसका कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कम पड़े। तो ये आपका आ गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। समझ आया कैसा है? 100 यूनिट का मिनिमम कॉस्ट क्या एवरेज कॉस्ट 520 है, वो फैक्ट्री 1 से आ रहा है। 200 यूनिट का मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या है 400 है, वो भी फैक्ट्री 1 से आ रहा है। 300 यूनिट का एवरेज कॉस्ट क्या मिनिमम 320 है, वो दोनों केस फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 से आ रहा है। सेम 400 यूनिट का मिनिमम कॉस्ट क्या एवरेज कॉस्ट वो 320 है, वो फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 से आ रहा है। 500 यूनिट का मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या है 400 है, वो आपका फैक्ट्री 3 से आ रहा है, 3 फैक्ट्री से आ रहा है। 600 यूनिट का मिनिमम कॉस्ट क्या है 520 है, वो भी फैक्ट्री 3 से आ रहा है। तो यहाँ पे LAC क्या शो कर रहा है, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट क्या शो कर रहा है, शोज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल आउटपुट। दीज आर मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन लॉन्ग रन। ठीक है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। SR ATC 1 ड्रॉ कर रहे हैं पहले। 100 यूनिट का 520 अप्रोक्स यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। 200 यूनिट का 400, ये यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। 300 यूनिट का 320, 300 यूनिट का 320 एक यहाँ पॉइंट आ गया। 400 यूनिट का 400, 400 यूनिट का 400 एक ये पॉइंट आ गया। 500 यूनिट का 560, 500 यूनिट का 560 एक ये पॉइंट आ गया। 600 यूनिट का 800, 600 यूनिट का आपका 800 ये पॉइंट आ गया। तो ये आपका हो गया SR ATC 1। कलर चेंज करते हैं, ब्लू लेते हैं। SR ATC 2 ड्रॉ करते हैं। 100 यूनिट का कॉस्ट कितना है पर यूनिट 660, तो ये आपका 660 कुछ यहाँ आ गया। 200 का है 480, 200 का आपका ये आ गया। 300 का आपका है 320, 300 का आपका आ गया 320। 400 का आपका है 320, 400 का आपका 320 आ गया। 500 का है 480, 500 का आपका आ गया 480। 600 का है आपका 660, 600 का आपका है 660, तो ये कुछ यहाँ आ गया। तो ये आपका हो गया लॉन्ग रन शॉर्ट रन एवरेज SR ATC 2। कलर चेंज करते हैं, अब रेड लेते हैं, रेड से ड्रॉ करते हैं। SR ATC 3 100 का 800, 200 का 560, 300 का 400, 400 का आपका है 320, 500 का आपका है 400, 600 का आपका है 520, 600 का आपका है 520। तो ये आपका आ गया SR ATC 3। और हमको LRTC ड्रॉ करना है। 100 यूनिट का 520 है, 100 यूनिट का 520 ये वाला पॉइंट है। 200 यूनिट का 400 है, 200 यूनिट का 400 है, ये पॉइंट है। 300 यूनिट का आपका 320 है, ये पॉइंट है। 400 का भी 320 है, ये पॉइंट है। 500 का आपका 400 है, वो ये पॉइंट है। 600 का आपका 520 है, ये पॉइंट। तो आप देख सकते हैं LRATC कर्व जो है वो SR ATC कर्व को टेंजेंट करते हुए जा रहा है। ये आपको हो गया LRATC कर्व। इस दो आउटपुट लेवल के लिए उसने एक फैक्ट्री के कर्व से टेंजेंट किया। इस दो आउटपुट लेवल के लिए वो इंडिफरेंट था फैक्ट्री 2 और 3 में। इस आउटपुट लेवल के लिए, इस रेंज के लिए उसने फैक्ट्री 3 को के कर्व से टेंजेंट किया। तो इस तरह से हम LRTC कर्व ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, और इस टेबल से हमने मैप निकालना देख भी लिया। अब इसका अगला सवाल ये था कि इन लॉन्ग केस में डिस इकोनॉमिक स्केल कब देखने को मिल रही है। डिस इकोनॉमिक स्केल का मतलब हुआ डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इसका मतलब हुआ आपका LAC आपका बढ़ रहा है जैसे आप क्वांटिटी
बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखने को मिलता है ग्राफ टेबल के फॉर्म में, इनिशियली आपका एलएससी 520 से 400 गया, गिरा, तब आपका 100 आउटपुट था, 100 200 पहुंची, आपका क्वांटिटी है, आपका एलआरसी है। फिर आपका 300 और 400 पे आपका एलआरसी आपका कांस्टेंट है। आप जैसे 500 और 600 यूनिट पे जा रहे हैं, आपका एलआरसी आपका बढ़ रहा है। तो इस केस में आपका एलआरसी बढ़ रहा है जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है, इट मीन्स इस रेंज में आपका डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल देखने को मिल रहा है। तो फॉर आउटपुट लेवल 300 टू दैट इज 500 टू 600, 500 से 600 के बीच में जो आपका आउटपुट लेवल है, उस रेंज में आपका यहाँ पे डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल फर्म एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी है उसको हमने शॉर्ट एंड केस में, लॉन्ग केस में हमने दोनों में देख लिया। शॉर्ट एंड केस के अंदर आपका टीपी ड्राइव करता है, आपका टीवीसी का ड्राइव करता है। टीपी आपका एस शेप्ड होता है, तो आपका टीवीसी कर्व आपका इन्वर्स एस शेप होता है। एमपी और एपी कर्व ड्राइव करता है आपका एमसी कर्व और एबीसी कर्व शॉर्ट एंड के केस के अंदर। एमपी आपका इन्वर्टेड यू शेप होता है, तो आपका एमसी कर्व भी आपका यू शेप होता है, मिरर इमेज है। एपी आपका इन्वर्टेड यू शेप होता है, तो आपका एबीसी भी जो होता है वो आपका यू शेप होता है शॉर्ट एंड कॉस्ट थ्योरी के अंदर। शॉर्ट एंड कॉस्ट केस के अंदर अंडर ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी आउटपुट डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर, सॉरी कॉस्ट डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर। आउटपुट आपका बिहेवियर जो डिटरमाइन होता है शॉर्ट एंड केस के अंदर प्रोडक्शन थ्योरी में, वो डिटरमाइन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अंदर कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो कहता है कि जैसे जैसे आप फिक्स वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन का यूज़ बढ़ाते रहेंगे अपने प्रोडक्शन के अंदर, वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा। और उसको 3 स्टेज में उसने डिफरेंट बांटा है। पहला स्टेज में आपका आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, दूसरे स्टेज में आपका आउटपुट बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और तीसरे स्टेज में आपका आउटपुट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से फर्स्ट स्टेज में, तब आपका कॉस्ट बढ़ेगा, बट बढ़ने की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। और जब फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका कॉस्ट बढ़ने की रफ्तार कम है, तो उस केस में एवरेज कॉस्ट क्या होगा आपका, वो डिक्रीज होगा। सेकंड स्टेज में आपका आउटपुट बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, उस केस में आपका टोटल कॉस्ट जो होगा शॉर्ट रन में वो बढ़ेगा, बट फास्टर रेट्स। जब वो आपका टोटल कॉस्ट फास्टर रेट से बढ़ेगा, उस केस में आपका एवरेज कॉस्ट होगा वो बढ़ेगा जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे। इट मीन शॉर्ट एंड केस के अंदर अंडर थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट आपका एसी और एबीसी कब होता है, यू शेप्ड होता है, जो जिसका रीजन है छुपा हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर, जो शॉर्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरी को तय करता है। फिर हमने देखा लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट अंडर थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट, जिसमें हमने देखा कि एलएसी कर्व जो होता है वो यू शेप्ड होता है। एलएसी कर्व एसएसी कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होता है हर एक एसएसी कर्व के। एलएसी कर्व जिस पॉइंट पे मिनिमम है वो आपका मिनिमम एफिशिएंट स्केल आउटपुट लेवल होता है। एलएसी कर्व जब डिक्रीज होता है, इनिशियली डिक्रीज होता है आउटपुट बढ़ने से, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उसका पीछे कारण है एलएसी आपका बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीजिंग आउटपुट, वो आपका उसके पीछे कारण है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। लॉन्ग रन केस के अंदर आपका कॉस्ट डिपेंड कर रहा है आउटपुट पे, और प्रोडक्शन आपका बिहेवियर आपका क्या होता है लॉन्ग केस के अंदर, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के ऊपर। लॉन्ग रिटर्न टू स्केल भी 3 चीज़ों की बात करता है, आईआरएस, डीआरएस और सीआरएस। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपका आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से। इकोनॉमिक स्केल से आपका आरएस आईआरएस आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है आपका एलएसी आपका गिरेगा जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपका इंडिकेट आता है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से, वो इंडिकेट करता है कि आपका एलएसी बढ़ेगा जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा। और एलएसी का आपका एनवलप कब होता है, प्लानिंग कब होता है, मिनिमम स्केल ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमम एफिशिएंट स्केल का होता है, कॉस्ट फ्रंटियर क्या होता है, सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। साथ ही साथ हमने एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी किया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर न्यूमेरिकली हमने क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी हमने पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इट इज मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी। और इस लेक्चर के बेस पे जो क्वेश्चन वाईक्यू आए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज नोन। जब एक बिजनेसमैन अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करता है प्रोडक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है इफ यू वांट टू हैव अ मोर ऑफ वन गुड वी विल हैव टू लेस ऑफ अदर गुड। देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ हैविंग लिटिल मोर ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ अदर गुड दैट हैज टू बी फोरगॉन। दिस इज नोन एज, कह रहा है किसी भी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरे चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप दूसरे एक्शन या दूसरे एक्टिविटी का आपने सेक्रीफाइस किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो सेक्रीफाइस की हुई चीज़ का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे चीज़ आंसर क्या होगा उसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। विच ऑफ फॉलोइंग शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शॉर्ट एंड केस के अंदर आपका ए सी, ए वी सी और आपका ए एफ सी की बात कर रहे हैं हम। ए सी आपका यू शेप्ड होता है, ए वी सी आपका यू शेप्ड होता है, आपका ए एफ सी जो होता है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो आपका एक ग्राफ पे लेके आए इसको, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब है, ए एफ सी। जैसे जैसे वो आउटपुट बढ़ेगा वो जीरो को अप्रोच करेगा,
ये आपका हो गया ATC कर्व शॉर्ट टर्न, और ये आपका हो गया AVC कर्व। AVC कर्व आपका और ATC कर्व आपका यू शेप्ड है। AFC कर्व आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए AFC कर्व। और इसे ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप AVFC कर्व जीरो को अप्रोच करेंगे वैसे वैसे डिफरेंस है दोनों के बीच का वो कम होता है, क्योंकि ATC क्या होता है आपका, ATC होता है AVC प्लस में AFC। जैसे जैसे AFC जीरो को अप्रोच करेगा वैसे वैसे जो ATC कर्व और AVC कर्व जो है वो कन्वर्ज करेगा, डेट डिफरेंस होगा दोनों के बीच, वो कम होता रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिकली आप, जैसे जैसे अगर आपका AFC कर्व आपका अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, वैसे वैसे आपका दोनों का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, TVC डिवाइड बाय Q। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इंक्रीजेस ड्यू टू। आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये इसका मिनिमम पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे कॉस्ट है। इनिशियली आपका LAC कर्व डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग आउटपुट, ये आपका इंडिकेट करता है IRS या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये आपका मिनिमम पॉइंट है LAC का, इसके बाद आपका LAC बढ़ना शुरू कर दिया, जो इंडिकेट करता है आपका DRS या आपका डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स। तो कह रहा है कि LAC आपका बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, LAC बढ़ता है आपका ड्यू टू डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल केस में सर एग्जाम्पल कौन से है, मैनेजल एफिशिएंसी, ये आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए देख लेते हैं। मैनेजल एफिशिएंसी आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डिवीजन एक्सपेक्टेशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एक्सेस टू इंप्रूव टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो ये सारे फैक्टर्स आपका LAC गिराएगा जब आपका आउटपुट बढ़ेगा। लेबर डिससेटिस्फैक्शन लेबर डिसकंटेंट, ये आपका इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। इस केस में आपका LAC बढ़ेगा जब आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे PYQ जो टॉपिक से देखने मिले थे पास्ट ईयर्स में। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।